Dear students, welcome to the class of Political Science. Today, we will discuss the Indian political thought in which we will focus on Dr. राम मनोहर लोहिया. तो आप सभी का स्वागत है. मैं डॉक्टर सुधांशु. आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट. उसमें हम फोकस करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऊपर, उनके समाजवादी चिंतन के ऊपर और उनके जो चिंतन, राजनीतिक चिंतन, सामाजिक चिंतन और आर्थिक आधार पे भी उनके चिंतन को हम देखेंगे. तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी चिंतक को या थिंकर को जानने के लिए उसके समय काल परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी है. बिना उसके जाने हम उसका सही एनालिसिस या उसके जो वर्डिंग्स है, जो उसके आइडियाज हैं या उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके सही कनोटेशन को नहीं पकड़ सकते. तो सबसे पहले उनके जीवन को देखते हैं कि जीवन, क्योंकि जीवन से और आसपास के माहौल से जो विचार होते हैं उस पर काफी प्रभाव पड़ता है. तो सबसे पहले उनकी लाइफ को देखते हैं, उनका जीवन. तो जीवन में हम देखते हैं सबसे पहले कब पैदा होते हैं. बॉर्न ऑन 23 मार्च 1910 इन अकबरपुर, उत्तर प्रदेश. उस समय यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करता था. आज के समय का अकबरपुर और ईस्ट उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, उसके अंदर ये आता है. हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 2 ईयर ओल्ड. जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो जाता है. तो एक बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसकी मां नहीं है. तो उसकी केयर जो होती है पिताजी करते हैं और जिंदगी भर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और लगातार उनको केयर करते रहते हैं. और उस समय जो ईस्टर्न यूपी का जो एरिया था आज के समय का, वो काफ़ी इतना तरक्की वाला नहीं था या बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय भी ये काफ़ी पिछड़ा हुआ था. तो इनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है. और ही कंप्लीटेड हिज इंटरमीडिएट फ्रॉम बनारस हिंदू. वहाँ तक तो आजमगढ़ अकबरपुर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो इंटरमीडिएट होता है उस समय ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं. यहीं से इनको जो है नेशनल मूवमेंट जो उस समय चल रहा था, क्योंकि उस समय आज़ादी का मूवमेंट शुरू हो गया था, 1910 में ये पैदा है. और जब ये बड़े होते हैं तब ये पीक पे होता है नेशनल मूवमेंट. उस समय तक गांधी जी का आगमन हो जाता है और कांग्रेस का भी जो आइडिया था, पहले कांग्रेस डोमिनियन स्टेट की बात कर रही थी, उसी में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें ही सुधार की बात कर रही थी. लेकिन उस समय तक कांग्रेस एक रेडिकल पार्टी की तरह काम करने लगी थी और पूर्ण स्वराज की मांग करने लगी थी. और तमाम सारे जो थिंकर थे कांग्रेस के अंदर, जो चिंतक थे, उनके आइडियाज और ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए और ज़्यादा एग्जेजरेट करने लगे उनके आइडिया. और काफ़ी आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया. अब लोगों को भी मोबिलाइज करने लगे. पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक तरह से निगोशिएशन की तरह की बात करते थे. अब जनता के थ्रू दबाव बनाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे लगातार दबाव बनाना और अपनी मांगे मनवाना, ये काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया. बाद में वहां से वो आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते हैं. ही मूव टू विद्यासागर कॉलेज. वहां से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है. वहां पे क्योंकि उस समय कलकत्ता जो था उससे पहले तक कलकत्ता इंडिया की जो है कैपिटल थी. ब्रिटिश राज में कलकत्ता कैपिटल थी. 1911 में ऑल्दो जब ये बड़े होते हैं तब तक वापस कैपिटल दिल्ली आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो कलकत्ता रहता है या आज का कोलकाता जो है, वो एक एजुकेशनल हब रहता है. एजुकेशनल, साथ ही साथ जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, उसमें हर तरफ से, चाहे वो कल्चरल तरीके से हो, तमाम सारे लिटरेरी पर्सन, इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पैदा हो रहे हैं. चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो वो उसमें भी हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो. तो हर तरह की, इसके अलावा जो सोशल रिफॉर्म्स का भी हब कलकत्ता था, या बंगाल जो कहते हैं, इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी थी. तो ये सारी चीज़ें जो है कोलकाता के अंदर हो रही थी. यहाँ से इनके जब ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं तो इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं. ये चीज़ों को समझ, अभी तक ये नेशनल मूवमेंट को समझ रहे थे, जान रहे थे कि क्योंकि इनके पिताजी भी काफ़ी एक्टिव थे नेशनल मूवमेंट में, गांधी जी के सपोर्टर थे और उसके अलावा भी कांग्रेस के वो सपोर्टर रहे. लेकिन इनके जीवन में लगातार परिवर्तन होते रहे. इनकी विचारधारा पहले नेशनल मूवमेंट से जुड़े, फिर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से भी जुड़ते हैं. कलकत्ता में जाके इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनसे मिलते हैं और किस तरह से अलग अलग तरीके से, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल तरीका ही नहीं है आज़ादी पाने का, इसके अलावा भी तमाम सारे जो इंटेलेक्चुअल आइडिया है वो भी ज़रूरी होते हैं किसी देश के लिए. सिर्फ आज़ादी पा लेना ही सलूशन नहीं होगा, आज़ादी के बाद हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये आइडिया भी उनके दिमाग में
आने लगता है। और उसके बाद ये जब हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाते हैं तो वहाँ पे इनके जो ब्रेन है या दिमाग कह सकते हैं वो और ज़्यादा खुल जाता है, और भी ज़्यादा विस्तार से चीज़ों को सोचने लगते हैं और क्रिटिकल भी हो जाते हैं, आलोचनात्मक भी हो जाते हैं कि हर चीज़ को सीधे सीधे नहीं मान लेना कि हर जो भी चीज़ दिख रही है या जो भी मूवमेंट सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट ना होके उसका लॉजिकल अटैचमेंट, आर्गुमेंटेटिव अटैचमेंट या रैशनल तरीके से ये सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि पूरा जो यूरोप है वो एक पीक पे है जहाँ पे डायलेक्टिक्स की तरह काम चल रहा है, लगातार एक विचारधारा आ रही है, उसके काउंटर में दूसरी विचारधारा, उसके काउंटर में तीसरी विचारधारा, हर विचारधारा में सुधार कीजिए। तो यूरोप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा था। उसको भी देख सकते हैं कि जो यूरोप 16-17 सेंचुरी तक बहुत आगे नहीं था, उसके बाद से अगर देखें तो अगले 300-400 साल के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। He went to Germany for higher studies and obtained the degree of PhD in economics। तो बाहर जाते हैं और जर्मनी, क्योंकि उस समय तक इंटेलेक्चुअल्स का गढ़ था, तमाम सारे, चाहे वो हेगल हो, मार्क्स हो, इस तरह के तमाम सारे जो इंटेलेक्चुअल वहाँ पैदा होते हैं। फिलॉसफी के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है जर्मनी के अंदर खास तौर पे, और पूरे यूरोप के अंदर। पूरे यूरोप के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग है उससे वो चेंज होके मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग ले आते हैं और उस मॉडर्निटी से यूरोप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो सोशल साइंस हमने बोला, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में चेंजेस आ रहे हैं, दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जिससे भी काफ़ी प्रभावित हैं दुनिया के दूसरे जगह के लोग, और भारतीय काफ़ी प्रभावित होते हैं जो भी भारत से यूरोप की तरफ जाता है। क्योंकि भारत के अंदर उस समय तक कोई मॉडर्न वैल्यूज़ या मॉडर्न चीज़ें नहीं आ पाई था। ऑल्दो ब्रिटिशर्स के थ्रू हम चीज़ों को समझ तो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर विचार नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से भारत के समाज में ये मॉडर्निटी आएगी और भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगी। ये भी एक बड़ी बात थी सोचना, क्योंकि यूरोपियन परिप्रेक्ष्य में तो बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन वो भारत को उस तरह से नहीं जानते थे। तो इकोनॉमिक्स में करने की वजह से इनकी जो आर्थिक चीज़ों पे काफ़ी पकड़ हो जाती है और वो चीज़ों को आर्थिक रूप में देखने लगते हैं। तो आर्थिक रूप में देखने से सबसे पहले जो नाम आता है कि वो आता है मार्क्स का। और क्योंकि जर्मनी में मार्क्स थे और मार्क्स बाद में इंग्लैंड भाग गए थे, लेकिन मार्क्स का जर्मन के अंदर बहुत प्रभाव था उस समय। और एक जो सोशलिस्ट मूवमेंट था जर्मनी के अंदर और पूरे यूरोप में अगर देखें तो 1917 में एक क्रांति हो चुकी है, जब ये मात्र 7 साल के हैं। 7 साल की उम्र में इन्होंने क्रांति देखी, लेकिन उस समय तक मार्क्सवाद क्या है एग्जैक्टली इनको नहीं मालूम। जब ये जर्मनी जाते हैं तब इनको आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडिया ऑफ कम्युनिज्म या आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म पता चलता है, और ये सारे आइडियाज जो हैं इनके स्टडी का भी पार्ट बनते हैं। एकेडमिकली भी इस पे सोच रहे हैं और पॉलिटिकली भी, दोनों तरफ से, क्योंकि ये पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स और मार्क्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। और दो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम सबसे अधिक जो फोकस होता है वो इकोनॉमी, क्योंकि वो बेस को ही मानते हैं इकोनॉमी है, और उसी बेस पे सब कुछ खड़ा है। सुपर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो बाकी सारी चीज़ें इकोनॉमी पे ही डिपेंड करती हैं मार्क्स अकॉर्डिंग। अब इसी चीज़ को पहले तो काफ़ी प्रभावित होते हैं इस आइडिया से, लेकिन धीरे धीरे इस आइडिया के थ्रू वो भारत में जब लौट के आते हैं बाद में, तब वो देखते हैं कि किस तरह से इस आइडिया पे काम करने की ज़रूरत है। वेयर ही केम टू कॉन्टेक्ट ऑफ जर्मन सोशलिस्ट, जैसे हमने बताया उस समय पुराने जो जर्मन सोशलिस्ट थे उनसे पहले एक सोशलिस्ट मूवमेंट का बड़ा वो रहा, प्रचार रहा और बहुत प्रभुत्व रहा जर्मनी के अंदर सोशलिस्ट मूवमेंट का। लेकिन बाद में हिटलर के समय तमाम सारे सोशलिस्ट लीडर को मारा गया और उसके बाद से वो सोशलिस्ट जो आइडिया था उसका प्रभाव थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। लेकिन उस समय तक, उससे पहले ही अगर देखें, रोजा लक्जमबर्ग जैसे लोग भी जर्मनी में काम करते हैं, बड़े सोशलिस्ट थिंकर जो लेनिन के साथ काम करती हैं, वो भी जर्मनी में आके उनको मारा जाता है। इसके बाद यहाँ से जब अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, अपने लाइफ का एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो आते हैं भारत। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1933 एंड गॉट इन्वॉल्व विद नेशनल मूवमेंट। जैसे लौट के आते हैं